हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है दुविधा के बादल। मोबाइल की सुरीली सी खनक सुन संध्या ने स्क्रीन पर उभरे नंबर और नाम को देखा तो उसका हृदय तेजी से धड़क उठा। लेकिन मोबाइल बजता रहा और वो खामोश बैठी रही। 10 मिनट बाद लैंडलाइन की घंटी बजी तो उसने कॉलर आईडी पर नंबर चेक किया। पल भर को उसका जी चाहा कि रिसीवर उठाकर बात कर ले, किंतु अपने मनोभाव को संयत कर उसने फोन कॉल को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। फिर संध्या अपने दैनिक क्रियाकलाप निपटाने लगी। सुबह घर की साफ सफाई करना, चाय नाश्ता बनाकर खाना, फिर ऑफिस चले जाना और सांझ चले थके मांदे घर लौटना। यही उसकी दिनचर्या रहती। लेकिन घर लौटने पर खाली खाली सूना घर देखकर उसका मन उदास हो जाता। देह को ठेलती वो किचन में जाकर चाय बनाती और टीवी ऑन कर देती। देर रात तक टीवी चलता रहता तो टीवी के शोर से घर का सन्नाटा जैसे समाप्त हो जाता। रात के सन्नाटे में जरा सी आहट होते ही वो कांप जाती। एक रात जब वो सो रही थी तो मुख्य द्वार के बाहर लगी घंटी बज उठी थी। उसकी नींद टूटी तो इतनी रात गए कौन होगा सोचकर ही वो सिहर उठी थी। फिर घबरा कर वो चीख उठी थी कि कौन है। लेकिन कोई उत्तर ना पाने पर कांपते हाथों से खिड़की का पल्ला खोला, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आया था। जब गेट के बाहर की घंटी लगातार बजती रही तो वो कांपते हाथों से दरवाजा खोल लॉन में आ गई थी। गेट की घंटी पूर्ववत बज रही थी। शायद राह चलते किसी मनचले ने मस्करी करने के लिए घंटी बजा दी थी, जो घंटी का स्विच दबा रह जाने की वजह से लगातार बजती चली जा रही थी। उसने घंटी का स्विच ऑफ किया था और तुरंत भीतर जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी थी। किंतु उसके बाद सारी रात वो सो नहीं सकी थी। संध्या के पति की मृत्यु हुए बरसों बीत गए हैं। दो बेटियां हैं जिनका विवाह उसने स्वयं ही किया है। एक बेटी विदेश में है और दूसरी भारत में ही है, लेकिन कोसों दूर। वैसे संध्या की बढ़िया नौकरी है, इसीलिए अच्छा खासा वेतन और घर में सभी सुविधाएं हैं। सुबह से शाम कैसे हो जाती है संध्या को पता नहीं चलता, लेकिन सांझ ढले एकांत घर में आना उसे तन मन से थका देता है। बेटियों से तो रोज बातचीत होती है, किंतु वो दोनों अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं, इसीलिए ज्यादा समय नहीं दे पाती। जब कभी वो बीमार हो जाती है तो अपना अकेलापन उसे और भी भयावह लगता है। उस दिन जब वो सांझ चले घर लौटी तो देखा कि लेटर बॉक्स में एक पत्र पड़ा था। उसे निकाल वो ताला खोले सोफे पर पसर गई थी और उसे पढ़ते उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसमें लिखा था, संध्या जी, फोन पर आपसे बात नहीं हो सकी, इसीलिए मैं पत्र लिखने को विवश हो गया। फिर मेरे हृदय में भावनाओं का जो ज्वार उमड़ रहा है, उसकी सच्ची अभिव्यक्ति पत्र द्वारा ही संभव है। मात्र 4 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। तब से अपनी एकमात्र संतान, अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की। मन में कभी ब्याह का ख्याल नहीं आया, लेकिन जीवन के इस मोड़ पर आपसे मिला तो इच्छा जाग उठी कि अपने जीवन में आपको शामिल कर सकूं। मैंने अपने बेटे के बार बार आग्रह करने पर ही इस जीवन संध्या में किसी साथी के विषय में सोचना शुरू किया है। अगले वर्ष नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा तो अच्छी खासी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा काफी चल अचल संपत्ति का भी मालिक हूँ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी पूर्णतया स्वस्थ और फिट हूँ। आजकल आपके विषय में ही सोचता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या सोचेगा। मात्र इस सोच के चलते चुप्पी साधे हुए हूँ, जबकि प्रसन्न रहना, हंसना और नीरस जिंदगी में बाहर लाना कोई पाप नहीं है। शेखर संध्या ने पत्र बंद कर एक और सरका दिया, लेकिन लिखने वाले ने अपनी भावनाओं को खुले प्यान से व्यक्त किया था, इसलिए उसमें संवेदना के तार झंझना उठे थे। रात में भोजन के बाद वो टीवी देखने में मग्न थी कि मोबाइल बज उठा था। वो बोल उठी थी, क्षमा कीजिएगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भरा पूरा परिवार है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और टीवी बंद कर बिस्तर पर लेट गई थी। काफी देर तक वो जागती रही। फिर न जाने कब उसकी छटपटाहट को
निद्रा ने दबोच लिया था। अगले दिन रोज की तरह ऑफिस के काम को तत्परता से निपटाकर वो सांझ चले घर के लिए निकलने को ही थी कि अपने सामने एकाएक उपस्थित हो गए शख्स को देखकर चौंक गई थी। आप? हाँ, मुझे आना ही पड़ा। आपको अचानक क्या हो गया? पहले हाँ और फिर एकदम चुप्पी साध लेना। आपने स्वयं ही तो पहले मौन स्वीकृति दी थी। संध्या संध्या नजरें नहीं मिला पा रही थी, फिर भी बोली थी, मुझसे भूल हो गई थी। ये सब इस उम्र में अच्छा नहीं। मुझे घर जल्दी पहुंचना है। उसके शब्द इसके बाद गले में अटक कर रह गए थे। आप क्यों संदेहों, आशंकाओं से घिरकर अपने आप को आहत कर रही हैं? प्लीज, मुझे किसी रिश्ते संबंध के दलदल में नहीं फंसना है। संध्या झुंझला उठी थी। घर वापस आकर वो निढाल सी सोफे पर बैठ गई थी। चाय पीने की इच्छा तो थी, किंतु बनाने का मन नहीं कर रहा था। वो सोच रही थी कि जीवन के शून्याकाश में एकाकी तारे जैसी स्थिति है उसकी। वैसे जीवन में आए एकाकीपन के कष्टों की धूप उसके लावण्य को झुलसा नहीं सकी थी। एक दिन ऑफिस की एक पार्टी के दौरान संध्या ने अपने लंबे बाल खुले रख छोड़े थे, जिन्हें देख उसकी सहकर्मी सखियां हैरान हो गई थीं। उसके नित्य प्रति बंधे जूड़े से उन्मुक्त लंबे बाल जो कंधों पर बिखरे थे, उन्हें देखकर बोली थी, ये आपके बाल हैं या लहराता बलखाता झरना? संध्या जी, आप अपनी उम्र से छोटी और स्मार्ट दिखती हैं। शारीरिक रूप से भी आप बिल्कुल फिट हैं। फिर बातों ही बातों में संध्या को पुनर्विवाह की सलाह सभी ने दे डाली थी। संध्या को बहुत अटपटा लगा था ये हास परिहास, लेकिन 2-4 दिन बाद उसे फिर ऐसे ही वाक्य सुनने को मिले थे। एक रोज तो अचानक ही संध्या के ऑफिस का सहकर्मी उसके समक्ष अपने एक मित्र शेखर को लेकर उपस्थित हो गया था और बिना किसी भूमिका के उसने विवाह प्रस्ताव उसके सम्मुख रख दिया था। शेखर ने उसके सामने बैठकर स्वयं ही अपना परिचय दिया था कि वो एक प्रतिष्ठित और उच्च पद पर है और उनकी पत्नी की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। एक डॉक्टर पुत्र है जो विवाहित है और 2 छोटे बच्चों का पिता है। पिता के अकेलेपन की त्रासदी पुत्र को भीतर ही भीतर बेचैन किए हुए है। इसीलिए उसका आग्रह है कि वो अपनी जीवन संध्या में अपने लिए उपयुक्त साथी खोज लें। शेखर का ये आकस्मिक प्रस्ताव संध्या को असंतुलित कर गया था। लेकिन उसके बाद से शेखर के फोन संध्या के पास बराबर आने लगे थे। संध्या कभी तो संक्षिप्त वार्तालाप करके फोन बंद कर दिया करती थी, तो कभी रिसीव ही नहीं करती थी। कभी फोन उठाती, लेकिन मुंह से बोल ना निकलते। खामोशी की भी अपनी ही जबान होती है, जिसे फोन करने वाला तुरंत समझ जाता है। लेकिन जिस हाँ को शेखर सुनना चाहता था, वो सहमति नदारद रहती। संध्या की ससुराल की तरफ से तो कोई रिश्तेदारी थी ही नहीं। मायके में पिताजी थे और 2 भाई थे। उसने अपनी भाभी से शेखर के प्रस्ताव के विषय में बात की थी, तो बात पूरे घर में फैल गई थी। किसी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। संध्या के पिताजी तो इस बात को जानकर क्रोध में फोन पर बरस पड़े थे। अब तुम्हारी उम्र मोह माया के बंधनों से निजात पाने की है या बेसिर पैर के संबंध से बंधने की है? कुछ अध्यात्म की ओर मन लगाओ और अच्छा साहित्य पढ़ो। समय फालतू है तो समाज सेवा की सोचो। रिटायरमेंट के बाद खाली समय बिताने की समस्या अभी से क्यों है तुम्हारे दिमाग में? इस उम्र में स्वयं को बंधन में बांधना एकदम वाहियात बात है। घर वालों का नकारात्मक रवैया शेखर को संध्या ने बता दिया था और फिर बोली थी कि आप अपने लिए किसी अन्य साथी की खोज करिए। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। संध्या की बेरुखी के बाद भी शेखर ने उसे समझाने का असफल प्रयास किया था। फिर स्वयं भी मौन साध लिया था। उसके फोन आने भी बंद हो गए थे और दिन गुजरते जा रहे थे। शुरू में तो संध्या ने राहत की सांस ली, किंतु 1 हफ्ता बीत गया तो उसकी फोन की प्रतीक्षा में बेचैनी बढ़ने लगी। मन एक नई उलझन में उलझता जा रहा था कि ये क्या हो गया। मेरी बेरुखी से ही फोन आने बंद हो गए शायद। या शायद शेखर ने भी अपना बचकाना विचार छोड़ दिया होगा और ये उचित भी है। इस उम्र में किसी के साथ जुड़ने, संग रहने का क्या मतलब? लेकिन उसका अधीर मन ये भी कहता कि वो स्वयं ही फोन कर ले, किंतु संस्कारी चित्त राजी नहीं होता। एक दिन मन के हाथों हार कर संध्या ने मोबाइल पर शेखर का नंबर पंच कर हल्की सी मिस्ड कॉल दे ही दी थी। ऐसा करने से
उसका हृदय जोरों से धड़क उठा था। उसके मोबाइल पर तुरंत ये संदेश आ गया था, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ? कैसी परेशानी? उसने सवाल भेजा था, पर उसका कोई जवाब नहीं आया था। अगले दिन संध्या ये सोचकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई कि व्यर्थ ही उसने अपने मन को बेकार के झंझट में फंसाया। किंतु भावनाओं के ठहरे हुए दरिया में अचानक एक पत्थर आ गिरा था। एक दिन मोबाइल की घंटी बजी तो संध्या ने स्क्रीन पर नजर डाली। उस पर शेखर का नाम था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल हाथों में थामा तो शेखर का अक्स उभर आया था। शेखर ने बताया था कि उनका इकलौता बेटा डॉक्टरों और सहायकों की टीम के साथ किसी गांव में फैली महामारी का इलाज करने और बीमारों की तीमारदारी के लिए गया था। लेकिन मरीजों को भला चंगा करते करते वो स्वयं भी रोग की चपेट में आ गया था। इसीलिए वो उसके बेहतर इलाज के लिए उसे तुरंत दिल्ली लेकर गया था। वहाँ बढ़िया मेडिकल सेवा की बदौलत उसकी सेहत में सुधार होने लगा और अब वो धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। मैं बहुत परेशान और व्यस्त रहा, किंतु बहुत भाग दौड़ रही। और कैसी हैं आप? अच्छा, फोन बंद करता हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। संध्या ने फिर कभी कोशिश नहीं की फोन करने की, और ना ही दूसरी तरफ से कोई समाचार आया। एक दिन संध्या ऑफिस से निकल अपने दुपहिया वाहन पर सवार विचारों में खोई चली जा रही थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी चीख निकली और वो वाहन समेत सड़क पर जा गिरी। उसके बाद उसे मालूम नहीं कि क्या हुआ। आंखें खुली तो उसने स्वयं को अस्पताल में पाया। कोई भला मानुस उसे अस्पताल ले आया था और फिर घर भी छोड़ गया था। उसके पूरे शरीर में दर्द था और चलने फिरने में भी दिक्कत थी। जैसे तैसे दूध गर्म कर ब्रेड के 2 पीस खाकर उसने दवा ले ली थी। फिर जल्द ही उसे नींद भी आ गई। सुबह आंख खुली तो समूचा जिस्म अकड़ा हुआ था। अपनी सहकर्मी मित्र को फोन कर उसने हादसे की सूचना दी थी और अवकाश के लिए कह दिया था। सांझ होते ही उसकी कोलीग्स उसका हालचाल जानने के लिए घर आ गई थी और उसके खाने पीने का प्रबंध भी कर गई थी। अगले दिन जब नींद से जागी तो सिर दर्द से फटा जा रहा था और सारा शरीर ताप से जल रहा था। वो बिस्तर से उठने के प्रयास में लड़खड़ा गई थी, लेकिन फोन बज रहा था। इसीलिए जैसे तैसे उसके पास जाकर रिसीवर कान से सटाया था। हेलो संध्या जी, आप कैसी हैं? उधर से शेखर की आवाज थी। बस तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है शायद, एक्सीडेंट। संध्या का कंठ भर्रा गया था। रिसीवर हाथ से छूट गया था। फिर कांपते हाथों से चाय बना। 2 बिस्कुट के साथ चाय गटकने के बाद संध्या ने बुखार बदन दर्द की टैबलेट खा ली और बुखार की खुमारी में पता नहीं कितनी देर यूं ही पड़ी थी कि अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज से तंद्रा टूटी थी। दरवाजा खोला तो आगंतुक को देख बुखार की खुमारी में बंद आंखें चौंक कर फैल गई थी और उसे तुरंत नारी सुलभ लज्जा ने घेर लिया था। वो अपने अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बाल समेटने लगी थी। आप? वो बोली थी। भीतर नहीं आने देंगी क्या? शेखर बोला था। वो सकपकाकर दरवाजे के बीच से हट गई थी। एक्सीडेंट जबरदस्त हुआ है। अरे आपको तो बुखार भी है। कहते हुए शेखर ने पहले संध्या की कलाई थामी, फिर ललाट का स्पर्श किया। संध्या पत्ते की तरह थरथरा उठी थी। छुअन का रोमांच विचित्र था। चलिए डॉक्टर से दवा ले लेते हैं। संध्या विरोध न कर सकी। वापस घर आकर शेखर ने किचन में जाकर संध्या के लिए दलिया बनाया और अपने सामने उसे खिलाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दवा आपने ले ली है, आराम आ जाएगा। फिर मदद की जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा। कहकर जवाब की प्रतीक्षा किए बिना शेखर जा चुका था। शेखर का घर आना, क्षणिक मधुर स्पर्श, उसका केयरिंग एटीट्यूड संध्या के नीरस जीवन में मधुर स्मृतियां सजा गया। इस उम्र में भी निगोड़ा मन अशांत होने लगा है। आईने पर बरबस नजर चली जाती है और अधरों पर लजीली मुस्कान थिरकने लगती है। संध्या सोचती, फिर सिर को झटक कर वर्तमान में लौट आती। फिर सोचने लगती कि इस निगोड़े मन में यही खराबी है कि जरा सी ढील दे दो तो पता नहीं कहाँ कहाँ डोलने लगता है। क्या सचमुच उम्र बुढ़ा जाती है? मन नहीं। संध्या स्वस्थ हो गई थी धीरे धीरे। एक दिन सपना के फोन ने उसके मन में उत्साह भर दिया था।
वो भारत आ रही थी अपने बेटे के साथ। वो अपने 5 वर्ष के नाती बॉबी के साथ खूब मस्ती करेगी। ये सोचकर वो बहुत उत्साहित थी। उसने तुरंत फुरत घर में सभी जरूरत का सामान जुटाना शुरू कर दिया था। सपना के आने से घर का कोना कोना जीवंत हो उठा था। मम्मा, ये शेखर कौन है? एक रोज सपना के अप्रत्याशित प्रश्न ने संध्या को झकझोर दिया था। कुलीग है, संक्षिप्त सा उत्तर दे उसने बात खत्म करनी चाहिए थी। आपके मोबाइल पर इनकी कॉल्स देखी इसीलिए। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु माँ के चेहरे के हाव भाव सपना देखने समझने का प्रयास कर रही थी। एक दिन रात के सन्नाटे को तोड़ता अचानक संध्या का मोबाइल घनघना उठा। तो उसने तुरंत मोबाइल उठाया और बोली, आजकल बच्चे आए हुए हैं। उसने फोन काटना चाहा, पर शेखर उधर से बोला, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप बिटिया से हमारे संबंध के विषय में बात कर लीजिए। अगर आप कहें तो मैं स्वयं आकर उससे मिल लेता हूँ। नहीं नहीं, कहकर संध्या ने घबरा कर फोन काट दिया था। माँ के कांपते हाथ और चेहरे के थरथराते भाव देखकर सपना ने तुरंत पूछा, कौन था मम्मा? रात के 11 बजे हैं। स्थिर खड़ी संध्या चुपचाप बिस्तर की ओर बढ़ गई थी। क्या हुआ मम्मा? कुछ परेशान हैं आप? कोई टेंशन है क्या? संध्या ने अचकचाकर इनकार कर दिया था। संध्या के मन में उधेड़ बुन चल रही थी। सपना की क्या प्रतिक्रिया होगी? सब कुछ जान लेने के बाद क्या माँ बेटी एक दूसरे के प्रति सहज रह पाएंगी? माँ के जीवन में किसी दूसरे पुरुष की उपस्थिति बच्चों को स्वीकार्य नहीं होगी शायद। किंतु अपने मन की बात बच्चों से ना शेयर कर पाने के एहसास से स्वयं उसका हृदय घुटन महसूस करता। अपने नए एहसास, नई मैत्री को वो किसी अपने से बांटना भी चाहती थी, किंतु परिवार व समाज की बंदिशों का डर, अपनी स्वयं की सीमाओं के टूट जाने का भय उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। सपना के बार बार कुरेदने पर संध्या ने उसे शेखर के बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन सपना के चेहरे पर कठोरता और नागवारी के भाव देखकर वो सकपका गई थी। मम्मी, आपको कोई इमोशनल फूल बना रहा है। आप बहुत सीधी हैं। आपकी नौकरी, पैसे के लालच में आकर कोई भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब उसका फ़ोन आए तो मुझे बताना, मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। लेकिन बेटा, आर्थिक रूप से वो भी संपन्न है। मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी से उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मम्मी, इस उम्र में आपको ऐसा बेतुका ख्याल आया कैसे? बहुत सी औरतें हैं जो आपकी ही तरह अकेली रहती हैं, लेकिन बुढ़ापे में शादी नहीं करती। ये बात मेरी ससुराल में और रिश्तेदारों को पता चलेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा? सब मजाक उड़ाएंगे। और हम हैं तो सही आपके अपने बच्चे। कोई दुख तकलीफ अगर हो तो आप हमसे कहो। बाहर वाले लोगों के सामने अपनी परेशानी बताकर क्यों हमदर्दी लेना चाहती हो? सपना की आवाज के तार कुछ और कस गए थे। राहुल को जब पता चलेगा कि उसकी सास ऐसा कुछ करना चाहती हैं तो कितना बुरा लगेगा उसे। संध्या अपराध बोध से कसमसा उठी थी। स्वयं पर ग्लानि अनुभव हुई थी उसे। सपना की वापसी का दिन आ गया तो वो बोली, मम्मा, मैं जल्दी ही अपना दूसरा ट्रिप बना लूंगी आपके पास आने के लिए। रिटायरमेंट के बाद आप मेरे साथ रहेंगी बस। एक फीकी मुस्कान संध्या के बुझे चेहरे पर फैल गई थी। मैंने कोमल से भी कह दिया है, वो भी यहाँ आने का प्रोग्राम बना रही है। हाँ बेटा, ठीक है। सपना चली गई तो घर में सन्नाटा पसर गया। संध्या स्वयं को संयत कर अपने रोजमर्रा के कार्यों में लीन हो गई। शेखर का फोन आता तो वो रिसीव नहीं करती। जब उसकी बेटी कोमल आई तो एक बार फिर घर का कोना कोना महक उठा। छुट्टी के दिन सुबह से शाम तक घूमना, खरीदारी, ऑफिस जाती तो घर जल्दी लौटने का मन होता। मम्मा, ये शेखर कौन है? कोमल के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। संध्या का चेहरा उतर गया था। सपना दीदी ने मुझे बताया था। संध्या के हाथ रुक गए थे, कदम ठिठक गए थे। अब कोमल अपना रोष व्यक्त करेगी। मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों बहनें तो बहुत दूर रहती हैं आपसे। फिर गृहस्थी की तो बीसियों उलझने हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर हम आपकी कब और कितनी मदद कर सकती हैं। मुझे तो खुशी होगी अगर आप। हाँ, सपना दीदी को समझाना होगा, उन्हें मनाना मेरा काम होगा। आप शेखर अंकल और उनके बेटे को घर पर बुलाइए। हम सभी एक दूसरे से मिलना चाहेंगे।
संध्या टकटकी लगाए बेटी का मुंह देखती रह गई। शेखर अपने बेटे के साथ संध्या के घर आ गया था। वहां सहज भाव से सबने एक दूसरे से बातचीत की थी और कोमल व उसका पति नीरज शेखर के बेटे से बहुत प्रभावित हुआ था। शेखर का डॉक्टर पुत्र वास्तव में एक समझदार लड़का था। डॉक्टरी पेशे में अत्यधिक व्यस्त रहने की वजह से वो अपने पिता को समय नहीं दे पाता था। इसीलिए उनके जीवन में एक संगिनी की आवश्यकता को बेहद जरूरी समझता था। उसके प्रगतिशील विचार जानकर और पिता के प्रति उसका प्रेम और आदर का भाव देखकर संध्या हैरान थी। संध्या के मन में चल रही कश्मकश को उसने ये कहकर एकदम दूर कर दिया था। आंटी, आप अपने मन में चल रही कश्मकश और शंका को दूर कर लें और हम पर विश्वास कर जीवन के इस नए मोड़ पर नई राह का खुले दिल से स्वागत करें। मैं और मेरी दोनों बहनें कोमल और सपना आपके साथ हैं। मम्मी, आप टेंशन में ना आए, अब तो मुस्कुरा दें प्लीज। आपकी खुशी में ही हम बच्चों की खुशी है। दामाद के मुंह से ये सुनकर संध्या के मन में चल रही कश्मकश समाप्त हो गई थी। दुविधा के बादल छट चुके थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।